नमस्कार दोस्तों ये वीडियो बनाने से पहले मैं यही सोच रहा था कि काश इसकी ज़रूरत कभी भी किसी को ना पड़े, किसी भी इंसान को ना पड़े, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर मतलब होता है टोटल डिस्ट्रक्शन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारा जो पड़ोसी देश है उसका नाम है पाकिस्तान, और पहली बार शायद आपको देखने को मिलेगा कि दो न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज के बीच में इतनी बड़ी जंग चल रही है। कल रात भर जो भी कुछ हुआ, यहाँ पर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कोई भी स्टेप ले सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। और इसीलिए हमारे लिए जरूरी हो गया है जानना कि आखिरकार अगर न्यूक्लियर वॉर जैसी सिचुएशन हुई तो उस केस में आप अपने आप को कैसे सरवाइव कर सकते हो, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। मतलब जब न्यूक्लियर वेपन गिरा तब से लेकर 2 मिनट तक, उसके अगले 10 मिनट तक, फिर अगले यहाँ पर 20 मिनट तक, तो वो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। इनफैक्ट जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, मुझे एक चीज पता चली कि 2019 में एक स्टडी किया गया था, और इस स्टडी में यह बताया गया कि 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक न्यूक्लियर जंग छिड़ सकती है। जी हाँ, ये 2019 का स्टडी था, और उसमें वही चीज बताया जा रहा था कि पाकिस्तान कुछ ऐसी हरकत करेगा जो कि भारत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और धीरे धीरे एस्केलेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियर वॉर जैसी सिचुएशन आ सकती है। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो यहां पर बार बार हाउ टू सर्वाइव अ न्यूक्लियर अटैक, इस तरह की चर्चा चल रही है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की आवश्यकता है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, दोनों देशों के पास जो न्यूक्लियर पावर है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उनके पास बाबर, शाहीन, गौरी जैसे मिसाइल्स हैं, और इनकी जो सबसे बड़ी रेंज है वो है 2000 किलोमीटर तक की। तो यहां पर आप कह सकते हैं कंफर्टेबली कि पूरा का पूरा जो भारत है वो कवर हो जाता है। मतलब भारत के ऊपर न्यूक्लियर का खतरा है। जहां तक भारत का सवाल है तो देखो, हम काफी आगे हैं न्यूक्लियर रेंज में। अगर आप बात करोगे तो हमारे पास अग्नि 1 2 3 4 5 है, हमें 5 तक जाने की जरूरत भी नहीं है। यहां पर अग्नि 1 ही हमारे लिए काफी है, और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो यहां पर कवर हो जाता है। तो न्यूक्लियर पावर के मामले में नो डाउट भारत कहीं आगे है, लेकिन न्यूक्लियर तो न्यूक्लियर होता है, अगर एक बार गिरा तो डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन अब यहां पर यही आता है कि कैसे आपको रिएक्ट करना चाहिए, कैसे आप अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। देखिए, जब हम बात करें कि द मूवमेंट ऑफ डिटोनेशन, मतलब पहले 2 मिनट में क्या कर सकते हैं, तो जैसे ही न्यूक्लियर वेपन गिरा, फॉर एग्जांपल जैसा कि आप ये दृश्य देख पा रहे हैं, देखो सिंपल सी थियरी है, जितना आप इसके नजदीक रहोगे यहां पर आपके सर्वाइवल के चांस उतने ही कम होते जाएंगे। मतलब जहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिर रहा है उससे जितना ज्यादा आप दूर हैं वहां पर सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। जाहिर सी बात है, जहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा उससे हार्डली सिर्फ 100 मीटर आप दूर थे, तो मतलब आप बच ही नहीं सकते। इट इज नॉट पॉसिबल। यहां पर मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा हूं। कोशिश यही है कि अगर आप जितना दूर हो उस केस में आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो यहां पर होता क्या है ना कि जैसे ही न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड होता है, वैसे ही इमीडिएट बेसिस पर बहुत मैसिव एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ थर्मल रेडिएशन, हीट के फॉर्म में, ब्लास्ट प्रेशर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के फॉर्म में, आयोनाइजिंग रेडिएशन, जो रेडिएशन रिलीज होता है। तो यहां पर ये फायर बॉल के फॉर्म में होता है, जो कि सूरज का जो सरफेस है ना उससे 1000 गुना ज्यादा डिग्री हॉटर आपको ये देखने को मिलेगा। और उसके बाद क्या आता है, एक शॉक वेव आता है। मतलब ये आप देख रहे हो, देखते देखते कुछ ही सेकेंड्स के अंदर एक शॉक वेव आएगा, लाइट फ्लैश होगा, रेडियो एक्टिव फॉल आउट होगा, जो मैं आपको एक एक करके इसके बारे में बताऊंगा। कहने का बस सिंपल अर्थ यह है कि जितना क्लोज आप इसके रहोगे उतना बचना चांसेस काफी मुश्किल है। तो इंस्टेंट रिएक्शन क्या होना चाहिए? इंस्टेंट रिएक्शन ये होना चाहिए, जैसे ही न्यूक्लियर वेपन गिरा इमीडिएट बेसिस पर आपको ग्राउंड पर आ जाना चाहिए। ग्राउंड पर मतलब तुरंत लेट जाना चाहिए, अपना फेस डाउन कर देना चाहिए, पृथ्वी की तरफ अपना चेहरा करना चाहिए, और हैंड से उसको कवर कर देना चाहिए। बेसिकली यहां पर कोशिश यही है कि यहां पर जो इंपैक्ट है वो मिनिमम से मिनिमम हो। अगर आप खड़े रहेंगे तो यहां पर सर्वाइवल के चांस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इमीडिएट बेसिस पर आपको ग्राउंड पर जाना है, लेट जाना है, पूरी तरह से फेस नीचे की तरफ होना चाहिए। जो फ्लैश है वो इंडिकेट करता है कि आप थर्मल वेव के रेंज में हैं, जो कि बहुत तेजी से ट्रैवल करता है। मतलब ब्लास्ट होते ही कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो थर्मल वेव है वो आपको हिट करेगा। और ध्यान रखिएगा, ये जो फ्लैश होता है ना, इसको देखना भी नहीं है, भूल कर भी मत देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कई किलोमीटर दूर भी रहे, अगर आपने इसको देखा तो यहां पर ब्लाइंडनेस के भी चांसेस होते हैं। बेसिकली परमानेंट रेटिनल बर्न हो सकता है, फ्लैश ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो इसको देखना बिल्कुल नहीं है, और इमीडिएट बेसिस पर आपको कवर ढूंढना है। कोई थिक वॉल हो गया, कोई डेस्क हो गया। मतलब देखो, अगेन सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं, लेकिन
स्टिल आप यहां पर कोशिश कर सकते हैं। और इनफैक्ट मैं आपको कुछ आइडिया बताता हूं। बेसिकली क्या है, अगर आपने सही स्टेप लिया और थोड़ा सा दूर हो आप, तो यहां पर चांसेस है कि आप बच सकें। जैसे कि मान लीजिए जहां पर ब्लास्ट हुआ, अगर आप 0 से 1 किलोमीटर के रेडियस में, तब तो 0% चांस है, आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। टोटल डिस्ट्रक्शन, जल के राख हो जाएंगे, फायर बॉल एक प्रकार से निकलेगा, तो वहां पर तो सर्वाइव कर ही नहीं सकते। अगर आपकी रेंज 1 से 2 किलोमीटर की है तो सीवियर डैमेज होगा, 3rd डिग्री बर्न होगा, अगेन सर्वाइवल के चांस बिल्कुल लो हो जाते हैं। 2 से 5 किलोमीटर दूर है तो देखो यहां पर शायद, अगेन मैं यही कहूंगा, शायद आप सर्वाइव कर पाएं, क्योंकि यहां पर क्या होता है ना कि जो 3rd डिग्री बर्न वगैरह है वो शायद कम हो उसका इंपैक्ट, लेकिन क्या होता है कि अगेन जो स्ट्रक्चरल डैमेज होता है, कोई भी चीज आपको हिट कर सकती है, कांच का टुकड़ा, कुछ भी, लकड़ी आके इतना तेजी से हिट करेगा कि आप उसी समय इमीडिएट स्पॉट डेथ हो सकती है। तो उसीलिए मैंने आपको बताया था कि जैसे ये हो तो पहले फेज में आपको क्या करना है, तुरंत कवर ढूंढने की कोशिश करनी है। और 5 से 10 किलोमीटर अगर आप दूर हो तो यहां पर शायद आप बच सकते हैं, अगेन शायद बच सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो प्रेशर है वेव का वो डैमेज करेगा, लेकिन अगेन आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। अच्छा, कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं? देखो अगेन यहां पर बोला यह जाता है ना कि अगेन जो मैंने आपको ग्राउंड की बात की, अपना हेड, बेसिकली आपको क्या है, अपना नेक और हेड ये दोनों बचा कर रखना है, क्योंकि ब्लास्ट होते ही कुछ ही सेकेंड्स के लेटर टॉर्नेडो जैसा विंड जाएगा, 500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार होगी, बिल्डिंग कोलैप्स होगी, फ्लाइंग शार्पनेल, बहुत ज्यादा शार्प जैसी चीजें जो हैं वो आपको हिट कर सकती हैं। तो ये तो बात हो गया पहले 10 मिनट की, मतलब अपना हेड और नेक को बचाना है, जितना दूर आप रहेंगे उतना बेटर रहेगा, ग्राउंड पर लेट जाना है। फेज 3 होता है फॉल आउट प्रोटेक्शन, बेसिकली इसको न्यूक्लियर फॉल आउट कहते हैं, जो कि 10 मिनट से 60 मिनट्स के बीच का होता है पोस्ट ब्लास्ट। तो यहां पर आप देखिए, समझने की कोशिश करिए होता क्या है। जैसे ही यहां पर ब्लास्ट हुआ, जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल हैं इसके, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, सीसियम, स्ट्रोटियम, मतलब जितने भी रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं इसमें, वो आपका क्लाउड के फॉर्म में चले जाते हैं। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके ये ग्राउंड पर आते हैं, मतलब स्लोली, मतलब आप कह सकते हैं लगभग 10 से 20 मिनट बाद जो है ये आपका ग्राउंड पर आना स्टार्ट कर जाते हैं। एंड यहीं पर आपको अपने आप को बचा कर रखने की आवश्यकता है। मतलब ये जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स है ना, जो हवा में उड़ा है, वो यहां पर आपके शरीर को टच ना करे, ये कोशिश करनी है। तो क्या होगा कि 10 मिनट के बाद क्या करना है, आपको कुछ ना कुछ अंदर घर को ढूंढने की कोशिश करनी है, कोई ऐसा इंडोर जगह ढूंढना है, नियरेस्ट जो सॉलिड सील्ड बिल्डिंग। कोशिश ये करनी है कि वो बिल्डिंग जितना ज्यादा सील्ड होगा, मतलब ये नहीं करना है कि खुला बड़ा वेंटिलेशन वाला बिल्डिंग है, मजे से हवा का आनंद ले रहे हैं, वो नहीं है। यहां पर कोशिश ये है कि जैसे बेसमेंट वगैरह हो गया जो कि सील्ड होता है, तो उस तरह की जगह ढूंढने की कोशिश करनी है। और जैसे ही मान लो आप गए तो तुरंत कोशिश करना है कि जो विंडोज, आउटर वॉल, रूफ टॉप, उसको ढक दिया जाए पूरी तरह से। जैसे कि मान लो अगर गेट के नीचे गैप होता है थोड़ा सा, हवा जहां से पास होती है, तो उसको तुरंत यहां पर गीले कपड़े से या कुछ ऐसा उसको ढक दो। शट ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम, एसी, हीटर, ये सब कुछ नहीं चलाना है, फैन वगैरह। विंडोज को सील करना है, डोर्स को सील करना है किसी भी चीज से। और साथ ही साथ देखो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लेना है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है, जब ये न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है तो जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं, ज्यादातर 90% रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स आपके कपड़ों पर रहते हैं। तो इमीडिएट बेसिस पर अपना जो कपड़ा है वो निकालकर बाहर फेंक देना है, ठीक है, उसको कैरी नहीं करना है। और इसके अलावा यहां पर क्या है कि आपके सर पर जो है, बाल पर बहुत सारे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो उस केस में तुरंत नहाना है आपको। और जो सोप है, मतलब साबुन से नहाना है। और साथ ही साथ कंडीशनर का इस्तेमाल नहीं करना है, ये बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, क्योंकि कंडीशनर अगर आप लगा लोगे तो ये रेडियो एक्टिव को पार्टिकल्स जो होते हैं उसको बाइंड करने का काम करता है और ज्यादा चिपक जाएगा, वो मत करना। साथ ही साथ जो अपना नाक है, ईयर्स है, उन सबको क्लीन कर लेना अच्छे से, नेल्स वगैरह को स्क्रब कर लेना। तो ये कुछ स्टेप्स आपको लेने हैं फेज 3 में। अब अगर हम बात करें फेज 4 की, मतलब 24 घंटे से 72 घंटे के बीच में, तो ये अगेन देखो क्या होता है ना, मैं आपको बता दूं, पहला जो 2 दिन है, पहला जो 48 आवर्स है, वो आपके लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है। यहां पर अगर आप सर्वाइव कर गए तो कहीं ना कहीं सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं। तो रेडिएशन क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा इंटेंस होता है पहले 2 दिन में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूं, पहले 7 घंटे में जो रेडिएशन लेवल है वो इनिशियली जब बम फटा था ना, उस समय जो रेडिएशन लेवल था उसका 10% हो जाता है। फिर 42 दिन के बाद, 48 आवर्स के बाद, जो इनिशियली जितना रेडिएशन था उसका सिर्फ 1% रहता है। और 14 डेज के बाद ये गिरकर होता है 0.1%। मतलब लगातार रेडिएशन का लेवल कम होता है, लेकिन ये 0.1% भी रेडिएशन, लेट मी टेल यू, ये आप
को मृत्यु दे सकता है, मतलब इससे मौत हो सकती है। तो इसको बहुत हल्के में मत लीजिएगा। अगेन यहाँ पर आपको स्टेप लेना है। स्टेप क्या लेना है कि जैसे आप किसी घर में हो, कहीं पर कुछ हो, या फिर आपने अपने आप को पहले से तैयार करके रखा है, तो जो प्री पैकेज्ड फूड है, सील्ड फूड है, खुले हुए फूड को नहीं खाना है। जो वाटर वगैरह है वो पाइप का आप पी सकते हो अगर वहाँ पर कंटामिनेशन नहीं हुआ है। बॉटल वाटर प्रेफर करना चाहिए, बॉटल में जो वाटर है। फ्रेश प्रोड्यूस जो है वो अवॉइड, एक्सपोज्ड फूड है ना, उसको अवॉइड करना है बेसिकली। फिर इसके अलावा वेंटिलेशन, हाइजीन, जो मैंने आपको बताया ना कि वो सब का आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास कुछ ना कुछ एक कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, अदरवाइज आप कैसे कम्युनिकेट करोगे, कैसे पता चलेगा सरकार आपके हेल्प के लिए आई है। तो बैटरी पावर्ड कुछ रेडियो वगैरह अपने पास रख सकते हैं। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, अक्सर बात कही जाती है पोटेशियम आयोडाइड की। पोटेशियम आयोडाइड बेसिकली अगर ये टैबलेट आपके पास है तो विद इन 1 आवर, जैसे ही रेडिएशन हिट किया, जैसे ही ब्लास्ट हुआ, अगर आप सर्वाइव कर गए तो 1 घंटे के अंदर अंदर, मतलब जितना जल्दी हो, ये पोटेशियम आयोडाइड ले लीजिए। इससे होगा क्या कि यहां पर जो रेडियो एक्टिव आयोडाइन है वो ब्लॉक हो जाएगा, वो आपके शरीर में एंटर नहीं करेगा। और साथ ही साथ यहां पर क्या है कि हाई एल्टीट्यूड रीजन में अगर न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जो है वो ट्रिगर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह हैं वो डिसेबल हो जाते हैं, आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो अगेन यहां पर आपको पहले से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके रखना होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हैं मेटल बॉक्स के अंदर या कुछ भी, मतलब वो डिस्ट्रॉय ना हो। अच्छा, यहां पर जहां तक सवाल है कि अगर मान लो किसी को अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है, अगर मान लो इंडिया पाकिस्तान का वॉर बहुत ज़्यादा तेजी से एकदम आगे बढ़ जाता है और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कभी भी न्यूक्लियर वॉर डिक्लेयर कर सकता है, तो सर्वाइवल किट क्या हो सकता है, ये कुछ आप देख सकते हैं टेबल है। जैसे कि रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए मैंने आपको बताया पोटेशियम वाला टैबलेट हो गया, N95 मास्क, ग्लव्स, ये सब रखिए। फूड वाटर वगैरह ये आपको एटलीस्ट कम से कम 3 दिन का अपने पास रहना चाहिए। कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए आपके पास रहना चाहिए कुछ लाइट पावर, फ्लैश लाइट, बैटरी, सोलर चार्जर। इसके अलावा मेडिकल जो है फर्स्ट एड किट, इस तरह के मेडिकेशंस होने चाहिए। सैनिटेशंस वगैरह के लिए डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए ताकि एटलीस्ट आप आइडेंटिफाई कर सको। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर एटलीस्ट इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि देखो मामला काफ़ी गंभीर होता जा रहा है, एंड इसीलिए मुझे लगा कि यहाँ पर एक ऐसा वीडियो होना चाहिए। शायद, मतलब मैं अगेन यही कहूँगा कि इसकी ज़रूरत ना पड़े, थैंकफुली ना पड़े, कभी नहीं होना चाहिए, किसी इंसान को नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने बोला कि जो हमारा पड़ोसी है वो है पाकिस्तान, तो हमें पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिलेटेड टू कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। और उसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर।